17 साल से मैं वाहन चला रहा हूँ। एक समय था जिसमें ड्राइवर का बहुत मान सम्मान था। सबसे बड़ा कारण है व्यवस्था की अव्यवस्था में राजनीति का किया जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्याय सभा टीवी भारत में। मैं पल्लवी शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो अपने परिवार को पालने के साथ साथ एक सामाजिक हित में किए जाने वाले कार्यों में लगा हुआ है, जहां एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, जो पेशे से एक ड्राइवर है। लेकिन अपने पेशे के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए, देश के, राष्ट्र के लिए, हित के लिए कार्य करने की सोची है। आइए मिलवाते हैं आपसे। आइए आपको मिलवाते हैं राजीव जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्याय सभा टीवी भारत में। नमस्कार। द न्याय सभा टीवी भारत का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि एक वाहन चालक के प्रयास जो समाज हित, राष्ट्र हित में उससे संबंधित चर्चा करने के लिए आगे आए हैं। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं पेशे से एक वाहन चालक हूं और साथ साथ में मैं पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ में मैं सामाजिक तथा राष्ट्र हित में भी अपनी भूमिका निभाता रहता हूँ। आपसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं दर्शकों को तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो ड्राइवर कौम है वो एक ऐसी कौम है जिसके बिना कल्पना करना मुश्किल है किसी भी देश का, क्योंकि ड्राइवर कौम एक ऐसी कौम है कि वो सबसे बड़ी अपनी भूमिका दर्ज करती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में। और जैसा कि मैं स्वयं आज मेरे को इस बात को कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो ड्राइवर कौम अर्थव्यवस्था चलाती है किसी भी देश की, आज हमारे भारत देश में यही कौम अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर है। जैसे कि आपने कहा कि आप एक ड्राइवर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक ड्राइवर जो कि जैसा आपने कहा कि उनको रिस्पेक्ट हमें लगता है नहीं दी जाती है, जगह जगह पे उनकी वैल्यू नहीं की जाती है, तो फिर आपको उस के चलते किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये आपने अच्छा सवाल किया। जैसा कि आपने बताया कि जो रिस्पेक्टेड जो शब्द कहा है, समाज में एक समय था जिसमें ड्राइवर का बहुत मान सम्मान था जी। लेकिन अब वो मान सम्मान का जो रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में ड्राइवर समाज हित में, परिवार हित में तथा राष्ट्र हित में या ऐसे सकारात्मक कदम नहीं उठा रहे हैं, ऐसे सकारात्मक काम नहीं कर रहे हैं जो समाज को एक संदेश दें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश में इस कौम के नकारात्मक पहलू को रखा जाता है। तो आपको इस पेशे में कितना टाइम हो गया है? मुझे इस पेशे में तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल से मैं वाहन चला रहा हूँ और काफ़ी स्टेटों का मैंने भ्रमण किया है, काफ़ी स्टेटों में मैं गया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारा एजुकेशन फील्ड भी है, क्योंकि हमें इस वाहन को चलाते चलाते ऐसे लोगों से भी रूबरू होना पड़ता है जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, टीचर होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो फॉरेनर क्लाइंट भी होते हैं। तो हमारा जो अनुभव होता है वो ये अपने आप में ही, जिस तरह से हम चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें एक ड्राइवरी करने के साथ साथ में बहुत अलग अलग स्टेटों का, अलग अलग लोगों के अनुभव और ज्ञान भी प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है कि ड्राइवरी के माध्यम से ये प्रोफेशनल जो है बहुत ही नकारात्मक छवि या नकारात्मक वो ये बहुत ही सकारात्मक भी है। हमने जाना था कि आप एक ड्राइवर होने के साथ साथ आप एक राइटर भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, सारथी एक ऐसा शब्द है जो कि महाभारत में कृष्ण भी सारथी बने थे अर्जुन के, और एक महाभारत का युद्ध करवाया था। उसी प्रकार से जो आज हमारे देश में ये जो महाभारत है, जो कलयुग जिस प्रकार से पैर पसारता जा रहा है, हम भी सारथी हैं। और सारथी के रूप में हम वाहनों में जो हमारे साथ में बैठते हैं यात्री, उनको तो हम सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते ही हैं। मेरा जो मंथन था वो इस बात को लेकर था कि वर्तमान जो परिस्थिति हमारे देश की है, आखिर इसका गुनहगार कौन है, आखिर ये वातावरण बना तो क्यों बना। तो मैंने इसमें देखा, इसमें बहुत बड़ी एक व्यवस्था जिसमें समाज भी आ गया, समाज की बात करने वाले भी आ गए, समाज की व्यवस्था
को संभालने वाले भी आ गए, तो मैंने अनगिनत लोगों को नासमझी में ही मैंने दोषी पाया। तो मैंने 2013 में मेरी कल्पना जो विचार थे मेरे, तो मैंने एक पुस्तिका हम सब एक का लेखन किया, और मेरी गाड़ी में शायद है वो चीज़, मैं दिखा देता हूँ। ये पुस्तिका मैंने इसका लेखन किया और जिसका टाइटल ही हम सब एक दिया, हम सब एक टाइटल दिया। और ये हम सब एक अपने आप में ही मैसेज है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे इस मनुष्य जाति को भी, समाज को, जो समाज ने जिस प्रकार से विभाजित किया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर या व्यवसाय के नाम पर, यानी कि इतना विभाजित कर दिया इस समाज को कि जब समाज ही विभाजित हो गया तो समाज में एकीकरण नहीं देखा जा सकता। तो मैं ऐसे ही समाज को, बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में करने की मैंने छोटी सी विचारधारा हम सब एक पुस्तिका में समर्पित करी, जिसमें समाज को ही ये कहा कि जस्टिस फॉर यू बाय यू, न्याय आपके द्वारा आपके लिए। तो इस पुस्तिका में विचार समाज को ही नहीं, पूरी व्यवस्था को भी एक दिशा देने का काम। तो अभी अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो किस तरह से पढ़ सकता है? क्या नेट पे अवेलेबल है? किस तरह से? देखिए, मैं एज ए ड्राइवर प्रोफेशनल में हूँ। जो ये टेक्नोलॉजी है, जो आपने बताया कि नेट वगैरह का, अभी इतना इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे जानता है या किसी की मेरे पास में एज ए रिक्वेस्ट आ जाती है तो मैं बाय स्पीड पोस्ट उनको भेज देता हूँ, या कोई वैसे मुझसे मांगता है तो मैं उनको दे देता हूँ। तो एक तो प्रोसेस यही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे ये विचार समाज में उन व्यक्तियों तक पहुँचाने को लेकर थे जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। समाज तो अपने आप बन जाएगा विचारों के आधार पर, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि मैं अपने विचार समाज तक नहीं ले जा पा रहा और समाज मुझ तक नहीं आ पा रहा। लेकिन द न्याय सभा टीवी भारत जो आज इस साधारण व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया है, तो मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूँ कि नहीं, देर है अंधेर नहीं। जी बिल्कुल, पहुँचाएंगे आपके विचारों को। अब हम थोड़ा सा अलग आके बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सामाजिक हित के लिए आपने कई कार्यों में अपना संघर्ष किया है, तो हम उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सामाजिक हित के लिए, जैसा कि मैं 2002 का दौर था, 2002 में मैं पत्रकारिता क्षेत्रीय स्तर पे करता था, और ये भी एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ। सामाजिक स्तर की आपने बात करी, मेरी गली में, जिस गली में मेरा निवास था, उस गली में आमने सामने के पड़ोसी झगड़ रहे थे। तो जब आमने सामने के पड़ोसी झगड़ रहे थे तो उनका कारण ये था कि एक तरफ नाली बनी हुई थी और एक तरफ नाली नहीं बनी हुई थी, और जिस तरफ नाली नहीं बनी हुई थी, जाहिर सी बात है उनका पानी सड़कों पर आएगा, और जिस तरफ नाली बनी है उनका पानी नाली से जाएगा। तो वहाँ पे आए दिन झगड़ा होता था। तो मैंने उस झगड़े के पीछे देखा कि ये झगड़ा इनका कसूर नहीं है, ये झगड़ा तो यहाँ का पार्षद करवा रहा है। तो मैंने उनसे कहा, अगर आपने झगड़ा ही करना है तो मेरा आपसे निवेदन है, आप पार्षद के कार्यालय में जाके झगड़ा करें इस बात को लेकर कि मेरा पानी जाएगा, मैं कैसे रोक सकती हूँ, और आपको नहीं आएगा तो पार्षद को समझ में आएगा झगड़े को समाप्त किया जा सकता है अगर मैं नाली एक साइड और बनवा दूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे कामों से मैंने समाज को जागरूक करते हुए सामाजिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई है। यानी कि कुल मिला के समाज को एक शिक्षा भी मिले और समाज में मानसिकता समाज के प्रति लोगों की भी आए, वो भी मेरे इस तरह के छोटे छोटे प्रयास रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपकी बातचीत के दौरान जाना था कि आपने दिल्ली में हुए कई प्रदर्शनों में भी आपने सहयोग दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। दिल्ली के प्रदर्शनों के बारे में, जैसे कि मेरा 2 दशकों का संघर्ष है, और 2 दशकों के संघर्ष की अगर मैं बात करूं, 2 दशकों के संघर्ष में मेरी मानसिकता सिर्फ इस बात को लेकर रही कि समाज में कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दें, क्योंकि जब तक सकारात्मक लोगों को समाज के सक्षम लोग, सभ्य लोग बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक समाज में अच्छा स्थापित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही 2002 की मैं बात बताना चाहता हूँ। क्लाइमेट के ऊपर एक विश्व स्तरीय, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक प्रदर्शन था जो कि राजघाट से लेकर संसद भवन तक पहुंचा था। उसमें आपके बहुत बड़े बड़े स्तर के लोग थे, जैसे कि अगर मैं 1-2 नाम बताऊं तो अभी क्योंकि 2002 की बात है तो उसमें स्वामी अग्निवेश भी उपस्थित थे, उसमें जागृति महिला समिति की निर्मला शर्मा, जिनके मैं उस समय एनजीओ में काम करता था, वो भी उपस्थित थे, और सो मैं था। तो हमने उस समय क्लाइमेट जो आज इस समय भयंकर समस्या बन चुकी है, हम 2002 में उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फॉरेनर्स रिक्शा चला के अपना समर्थन दे रहे थे। वो मेरे पास आज भी न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें अंग्रेज़ रिक्शा चलाकर संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण में
आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये एक 2002 का बताया। उसके बाद में 2006 में अगर आप बात आ जाते हैं, वैसे तो कई मेरी अपनी भूमिका सक्रिय रही है, मेरे कभी भी सामने आके कार्य नहीं किया है, मैं पीछे रहकर मैंने काम किया है। तो ऐसे ही 2006 में, जैसे कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने थे दिल्ली के अंदर में, तो 2006 में हमने जन जागृति अभियान की एक शुरुआत करी, जो कि दिल्ली की सड़कों पर तकरीबन पूरी दिल्ली को हमने 6 महीने में कवर किया, जिसमें हम रविवार का अवकाश रखते थे, लेकिन सोमवार से शनिवार तक हम प्रतिदिन सुबह एक पदयात्रा करते थे, जन जागृति अभियान। तो उसमें वो जागृति महिला समिति के नेतृत्व में की जा रही थी। उसकी अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मला शर्मा, जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, उनका भी काफ़ी अच्छा संघर्ष रहा। उनके साथ भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर एक बेटे के रूप में उनके साथ चला मैं। तो 2006 में हमने 6 महीने पदयात्रा करके, उस समय दौर जो चल रहा था दिल्ली में सीलिंग को लेकर था, क्योंकि दिल्ली को साफ सुथरा दिखाना चाहते थे कॉमनवेल्थ गेम को लेकर। तो उस समय जो सीलिंग का माहौल था, तो हमने 6 महीने की पदयात्रा में जो एक सीलिंग को रोकने का काम किया। हमारा यही कहना था कि जिनको सीबीआई ने पकड़ा है, जिनको कानून व्यवस्था ने सबूतों के साथ पकड़ा है, एक आम आदमी की संपत्ति सील करने से पहले उन नेताओं की संपत्ति सील करे, उन अधिकारियों की संपत्ति सील करे जो पकड़ी गई है। जनता की संपत्ति, जनता तो समाज का एक नेतृत्व करता है, जनता के बिना समाज की कल्पना संभव है, लेकिन समाज को ही आप परेशान कर रहे हैं सीलिंग के नाम पर। या 2010 में जो अतिथि के रूप में हमारे देश में विदेशी लोग आने हैं, आप उनको एक साफ सुथरा माहौल बनाने का नेतृत्व आपका है। तो इसका समापन भी हमने बहुत अच्छा किया था। 2006 में 6 महीने की पदयात्रा के बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट पे धरना देते हुए, एक अहिंसात्मक धरना देते हुए हमने इसको संपन्न किया था। और ज्ञापन उस समय वाई.के. सब्बरवाल चीफ जस्टिस थे, तो हमने स्वयं ज्ञापन सौंपते हुए उस चीज़ को रखा था। यानी कि ये भी एक हमारा, जैसा आपने पूछा, उसका ये प्रयास, हमारा ही छोटा सा ये भी प्रयास रहा। तो आपने कई सारे संघर्ष किए अपने जीवन में, तो हम जानना चाहते हैं फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आज आपको अकेले ही जनता के सामने आना पड़ रहा है, अपनी अकेले ही आवाज़ उठानी पड़ रही है? क्या आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, या आप ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं आज की तारीख में? सबसे बड़ी बात ये आती है सामने, इस बात का इतिहास गवाह है कि एक योद्धा को अपने दुश्मन से इतना खतरा नहीं होता जितना उसको अपने राजदार से होता है। और राजदार कब बिक जाता है? व्यवस्था के हाथों। एक किसी भी लड़ाई का विफल का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो उसी प्रकार मेरी मानसिकता ये रही, जिस समाज के लिए समाज की बात करने वाले संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्यों ना ऐसी मानसिकता समाज के समक्ष रखी जाए कि वो दूसरों के अधीन रहकर अपना नेतृत्व ना करवाए, स्वयं सक्षम होकर स्वयं अपना नेतृत्व करे। अर्थात हमारे देश की जनता स्वयं इतनी समझदार और इतनी सक्षम हो जाए कि वो स्वयं अपना नेतृत्व कर सके, स्वयं अच्छे भले की पहचान कर सके। जब जनता ही स्वयं अपना नेतृत्व करने के लिए खड़ी हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा आकर जो नकाब, अच्छा अंदर मन में कुछ और चेहरे पे कुछ, इस तरह के भाव लेकर समाज को जो ठगता आ रहा है या गुमराह करता आ रहा है, वो चीज़ रोकी जा सके। जो लोग आवाज़ उठाते भी हैं अपनी, वो भी उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश सरकार या राजनीतिक विपक्ष के द्वारा दबाई जाती है। तो जैसे कि आप भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाती है पूरे ढंग से? बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पे भी किया है। मेरा अनुभव ये कहता है, या आपने भी इस चीज़ को आप भी इस चीज़ को देखते हैं, या कल्पना आप भी कर सकते हैं, समाज भी इस चीज़ को देखता है। हमारे समाज के अंदर में जो समाज को प्रकाशित और प्रसारित करने का काम करता है, हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। क्षेत्रीय मीडिया बहुत सारे हो चुके हैं। राष्ट्रीय मीडिया का पहला उत्तरदायित्व बनता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की बातों को राष्ट्र के समक्ष रखे। जहाँ तक बात आती है कि ये जो परिस्थिति है, उसका कारण क्या है, हमारे देश के अंदर में आज ये मानसिकता बन चुकी है, आप जाति की बात करो, आपको बढ़ावा मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप धर्म की बात करो, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बढ़ावा मिलेगा। आप राजनीतिक पार्टियों की बात करो, आपको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर आप राष्ट्र की बात करोगे तो आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इतिहास गवाह है, जिस देश की जनता ने अपने जीवन में सर्वप्रथम अपने राष्ट्र धर्म को निभाया है, सर्वप्रथम राष्ट्र को लेकर अपने जीवन को व्यतीत किया है, उस देश के भयंकर से भयंकर हालात सामान्य हो गए। उदाहरण जापान से बड़ा नहीं हो सकता है।
तो उदाहरण जापान से बड़ा नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि प्याज की मार चल रही है, 200 रुपये तक प्याज पहुंच गया है और इसी को लेके पॉलिटिक्स शुरू होगी। जबकि इसके विपरीत अगर हम जापान में बात करें, जो चीज़ महंगी होती है सीधा उसको बायकाट कर देती है। जब उस चीज़ पे बायकाट ही कर देते हैं, वो चीज़ अपने आप ही जमीनी स्तर पर आ जाती है। डिमांड लेकिन इस पर भी जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो उनका इस तरह का बयान आना किस तरह से लाजमी है कि उनके घर में तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता ही नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रीय नेता अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है, ये शोभनीय नहीं है। वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनके खान पीन से समाज प्रभावित नहीं हो। समाज क्या चाहता है, समाज की क्या जरूरत है, उनको समाज को देख के अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत स्टेटमेंट देकर जवाबदेही से बचना चाहिए। आपको ऐसे कार्य करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि आपका परिवार भी है, जिस तरह से आपने बताया, वो अपना जीवन जीते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? तो इसको लेकर आपको कोई डर की भावना नहीं आती है आपके मन में? मेरा जो संघर्ष है, मेरे संघर्ष में अपराध मुक्त समाज, अपराध मुक्त भारत निर्माण की मेरी कल्पना है जी। और सबसे बड़ी बात आती है, मैंने जैसे न्याय की परिभाषा के बारे में आपसे कहा था कि अगर सही मायने में हम न्याय करने निकल जाएं तो किसी को हम दोषी नहीं पाएंगे जी। और जहाँ तक मेरे बारे में बात आती है, मेरा खुद जो प्रयास है, मैं एक चींटी का भी बुरा नहीं चाहता। मेरा व्यक्तिगत किसी के लिए बुरा नहीं है। जब आप किसी ऐसे को कार्य कर रहे हैं, किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसमें आप किसी का बुरा चाह ही नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खतरा अपने आप ही टल जाता है। आप जैसे कि एक राइटर भी हैं, तो उसके तौर पे हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आज की जो मौजूदा स्थिति भारत देश में बन गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने जो ये बात कही है, मैं अपने शब्द नहीं रखूँगा, ये मुझे जो भारत सरकार से कॉपीराइट मिला है, मैं वही शब्द रखूँगा। हालांकि मेरे ये कविता के अंदर जो है बहुत ही कड़वे शब्दों का इस्तेमाल होगा, लेकिन सच्चाई प्रामाणिकता की आपको दिखेगी। 2013 की पुस्तिका है, ना कि मैं वर्तमान परिस्थितियों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मातृभूमि तुझे जगा रही, उठा रही तेरी जीवित आत्मा को, मातृभूमि तुझे जगा रही, स्वम उठाया मेरे वीर पुतों ने, अंग्रेजों से बचाए मेरे वीर पुतों ने, स्वम मुझ में समा गए तेरी खुशहाली के लिए, बचा गए तेरी आन पान शान, दिया एक खुशहाल भारत मेरे वीर पुतों ने। सीख ए मुसाफिर मेरे वीर पुतों से, आज बचा ले फिर मुझे इन काले अंग्रेजों से, सौदा कर रहे तेरी इस मातृभूमि का, चला ना सके बचा ना सके याद ना कर सके, तो देने लगे आरोप एक दूसरे को, ये काम किया मेरे निकम्मे पुतों ने। सीख ए मुसाफिर मेरे वीर पुतों से, साथ दे साथ चल नशे में धूत, होश में चलने वाले, होश में ना हो जाए बेहोश, गहरी नींद से जागने वाले, मातृभूमि तुझे जगा रही। तो ये मैंने अब इसको मैं 2013 में मैंने इसको लिखा था, तो ये भी समाज का एक ऐसा आईना समाज के सामने रखा जिसमें समाज में जो सोया हुआ इंसान का जो जिम्मेदारियां हैं या स्वाभिमान है, उनको जगाने को लेकर मैंने इस कविता के माध्यम से लेखन रखा था। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसी हफ्ते में इतनी सारी महिलाओं पे अत्याचार, उनके साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने इस बात को कहा है कि आज हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये वर्तमान परिस्थितियाँ भारत देश में विदेशी षड्यंत्र और विदेशी कानून के तहत ही आज भारत के खिलाफ खड़ा है। और जहाँ तक बात आती है वर्तमान परिस्थितियों में नारी जगत की सुरक्षा को लेकर, तो मैं यहाँ पर कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर रखना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया है कि जब तक जो देश अपनी संस्कृति की तरफ नहीं लौटेगा, जब परिवर्तन होता है तो उथल पुथल होता है, जब परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ हलचलें होती हैं। तो अब जो परिवर्तन चल रहा है, भारतीय संस्कृति समाप्त होते हुए यूरोपियन संस्कृति खड़ी हो रही है, एक तरफ भारतीय संस्कृति, एक तरफ यूरोपियन संस्कृति। अगर मैं कहूँ तो आज हमारे देश में इंडिया और भारत का युद्ध हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में जो नारी जाति का सबसे बड़ा सम्मान था, जैसा आप जानते हैं, देखते भी होंगे, पहले आप किसी भी नारी को देखें, लड़की को देखें, तो उनके चुन्नी बदन पर रहती थी। चुन्नी अपने आप में ही उनका एक ऐसे संस्कार दिखाती थी, एक ऐसी उनकी संस्कृति दिखाती थी जिसमें सामने वाला व्यक्ति उनको एक आदर की नज़र से देखता था। लेकिन आज वो चुन्नी लुप्त होती जा रही है। तो मैंने इस पे भी मैंने चुन्नी का दर्द रखा नारी जगत को जब समझाने के लिए कि अगर इस चुन्नी को अगर आप अपने बदन से हटा रहे हैं तो चुन्नी के दर्द को समझिए। चुन्नी क्या कह रही, तो उसमें मैंने एक कविता रखी थी जो कि पूरा शायद ध्यान नहीं है, लेकिन मैं शब्द रखता हूँ। उसमें मैंने चुन्नी का दर्द रखा और मैंने उसमें शीर्षक दिया, मैं चुन्नी तेरे तन की।
तो उसमें मैंने दिया, मैं चुन्नी तेरे तन की, मैं चुन्नी तेरे मन की, मुझे तुम अपने तन से ना हटाओ, मुझे तुम अपने बदन से ना हटाओ, मैं तेरी आबरू बचाती आई, भारतीय संस्कार तुझ में सिखाती मैं आई, मुझ चुन्नी को देना ना तुम दोष, आज तुझ में नहीं रह गया होश, मुझ चुन्नी को तुमने जो बदन से हटाया, बुरी नज़र रखने वालों का पड़ने लगा तुझ में है साया, मैं तेरा साथ हमेशा निभाती आई, कभी तेरी शहनाई, कभी तेरी अंतिम यात्रा की विदाई में मैं तेरे साथ पाई। तो ये इस तरह के मैंने शब्द दिए जिसमें चुन्नी का मैंने दर्द बयां किया। लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ये दुष्कर्म किया जा रहा है, तो उसका तो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं वो, तो उसके बारे में क्या विचार रहेंगे? ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। मैं आज आपके सामने बहुत ही कड़वा अपने जीवन का अनुभव रखता हूँ। सारे अपराधों के पीछे आज हमारे देश में इस बात का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, समाज कर सकता है, समाज की बात करने वाले कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे भारत देश में अपराधों का जो है, चाहे वो एक बच्ची के साथ हुआ हो, चाहे किसी वृद्धा के साथ हुआ हो, सबसे बड़ा कारण है व्यवस्था की अव्यवस्था में राजनीति का किया जाना। आज छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर राजनीति होती है। जब तक हमारे देश में इस माहौल को नहीं बदला जाएगा, जब तक, मैंने जैसे एक बात रखना चाहता हूँ कि मैंने इस बात में कहा कि जो मौजूदा राजनीति है इसको लेकर तो क्यों अपराध है, मैं ये कहना चाहता हूँ समाज में। मैंने इसमें कम शब्दों में एक बात रखी है कि सत्ता का नशा ऐसा मृत का प्याला है जिसे पाने की चाह में हर कोई मतवाला है। आता है चंद नेताओं के नसीब में यह प्याला, बाकी तो सब इसे पीने के लिए करते रहते गड़बड़ घोटाला है। तो जब एक कोई सत्ता में चला जाता है तो सत्ता में जिस प्रकार से उसको उसके सकारात्मक कार्यों को दबाने, मतलब किसी प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ जितना भी अपराधीकरण है ये केवल भारत देश की बन चुकी भ्रष्ट राजनीति के चलते हैं। तो इस तरह के आरोपी सांसदों को अपनी पार्टी में जो पार्टियां हैं उसमें क्यों जगह दी जाती है? इसमें अपने 2013 की पुस्तिका का एक लेखन रखता हूं जिसमें मैंने इन बातों को रख दिया है, जिसमें लोकतंत्र और संविधान की परिभाषा को परिभाषित किया है। इसमें बात रखी है, जन कल्याण के लिए लोकतंत्र देश जो बनाया, जन कल्याण के लिए लोकतंत्र देश है जो बनाया, उसमें जन कल्याण के लिए ही संविधान भी था बनाया। जब ये पूर्ण रूप से कामयाब ना हो पाया, इसका पालन करवाने में है कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों का साया। भ्रष्ट व्यक्तियों ने कुछ खामियों को इसलिए था बनाया, उनके सहयोगियों को कानून जल्द सजा ना दे पाया। आखिर ऐसा प्रावधान था क्यों बनाया, हमें समझ में जब आया, आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराधियों का साया, उनको कानून के डर ने नहीं डराया, क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए उनके अपनों का है साया। क्या यही होता है लोकतंत्र और संविधान भाया? जी। तो ये परिभाषित मैंने किया है। तो ये हमारे लोकतंत्र का जो मतलब संविधान है, लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान से चलता है। लेकिन जब खामियां बना दी हैं, इस तरह की के भी एक अपराध करेंगे तो बचने के रास्ते बना दिए हैं, तो कैसे? आज मर्डर करने वाले बेल पे आ जाते हैं, रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, और सुरक्षा के नाम पर हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हमारी कानूनी प्रक्रिया में न्यायाधीश 2 कदम ऊपर उठकर कोई भी ऐसे कानून को पास करते हैं जिसे इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए, जब राज्य सरकार ही अगर कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जज जाकर वहाँ सरकार को ही चलाएंगे। तो हमारे देश में जो भी पॉजिटिव काम है, या मैं दूसरी तरफ वकीलों की बात करूँ, व्यवस्था में अनगिनत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आप मेरे को स्टेट मेरा ध्यान नहीं है, एक ही दिन में हाई कोर्ट के जज ने कई फैसले सुना दिए थे, कई केसों को समाप्त कर दिया था। वहाँ की बार काउंसिल ने स्ट्राइक कर दी थी जजों के खिलाफ, अगर ऐसे फैसले सुनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जिस समाज में व्यवस्थित समाज को बनाने की जिम्मेदारियां जिसकी हो, अगर वो विवाद ढूंढ रही हो उन चीजों के अंदर में, और वो विरोध कर रहे हो ऐसे जजों का, तो कैसे सभ्य समाज की कल्पना हम कर सकते हैं? आप हमारी जनता और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील, देखो, बापूजी के 3 बंदर, बापूजी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज उसकी थोड़ी परिभाषा बदलने की जरूरत है जी। बुरा मत देखो अर्थात जाति की बात मत करो, बुरा मत सुनो अर्थात धर्म की बात मत करो, और बुरा मत बोलो अर्थात राजनीति की बातें मत करो। यानी कि इन तीनों चीज़ों से आप बहिष्कार कर दीजिए। जब समाज में आप इस बात की कल्पना कीजिए, समाज जब जाति धर्म राजनीतिक चर्चाएं बंद कर देगा तो जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब समाज में जाएंगे और समाज बात ही नहीं करेगा,
तो उनका बायकॉट अपने आप हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम अपना कीमती समय हमें दिया। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, समाज हित के लिए एक कविता हो जाए। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी हम सब एक पुस्तिका की ही एक कविता आपके समक्ष रखूँगा। हम बदले नहीं, जमाना बदले कौन। तो इसमें कहा, मैं अवेतनिक जब प्रचार करता, कुछ नहीं होता कहता रहता, आगे आता फिर कौन। देश को लूटते नेता का साथ, ना करता मैं उनकी बात, फिर हौसलों का पुलिंदा ना रहता उनके साथ। अब समझ में मुझे भी ये आता, ना करता मैं नकारात्मकता की बात, फिर ना मिलता मेरा उनको साथ। अब करूँगा मैं भी अपने देशभक्तों की बात, सकारात्मकता विचारधारा में रहूँगा हमेशा उनके आदर्शों के साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मकता की बात करें, नकारात्मकता को नज़रअंदाज करें, और सकारात्मकता की बात किया जाना ही अपने आप में देशभक्तों के सपनों का भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजीव जी, जो पेशे से तो एक ड्राइवर है, लेकिन इसके साथ साथ एक राइटर या कह सकते हैं एक कवि भी हैं। उन्होंने अपनी कविता के ज़रिए समाज को अपने भाव या अपने वर्ड्स को समझाने की कोशिश की है। ऐसे व्यक्ति से समाज को, युवा को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इनके माध्यम से तो क्रांति की एक लहर फिर से जागी है, लेकिन ये समाज को समझना भी ज़रूरी है कि ये अकेले ही इस लड़ाई को क्यों लड़े। क्या इनको सामाजिक सहयोग नहीं मिलना चाहिए? हमें तो लगता है कि सभी को अपना सहयोग इन्हें देना चाहिए। जहां पूरे देश में आज देश की व्यवस्था जनता के सामने है, वहीं इनमें सुधार करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सामने आना काफ़ी ज़रूरी लगता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्याय सभा टीवी भारत।